और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पटना की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर लगातार आगे बने हुए हैं। तीसरे राउंड में भी पीके को 1100 से ज्यादा वोटों से आगे का मार्जिन मिला, यानी 1100 से ज्यादा वोट से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा से, और आरजेडी की रेखा गुप्ता से। दूसरे नंबर पर अब भी बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा है। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि यहां से लगातार 5 बार बीजेपी के मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस वक्त प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 3 राउंड अभी तक हो चुके हैं, उसके बाद भी नीतीश अभी भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जी हाँ, तीसरे राउंड के नतीजे आ गए हैं और इसमें 1162 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 5032 वोट प्रशांत किशोर को मिला है, नीरज कुमार को 3870 और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता हैं जिनको सिर्फ 767 वोट मिले हैं। तो ये लगातार जिस तरह का रुझान दिख रहा है, बहुत संभव है कि ये आगे भी बना रहे। हालांकि कहना मुश्किल है चूँकि काफ़ी अभी लंबा राउंड होना है और ऐसे में, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, ये ट्रेंड जो है वो दिख रहा है कि शायद बांकीपुर में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। इस तरह की चर्चा हो रही थी और जो अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही थी, जैसे बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा कैंपेन चल रहा था, सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने करीब 250 प्रोफेशनल्स को लगा के रखा हुआ था और वो बोलते थे कि हर शाम को जाते थे, अड्डा करते थे जहां पर लोगों को लाया जाता था हर एक वर्ग से और उनको बताया जाता था अपनी पार्टी के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में। किस तरह से किया था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर जाहिर है चुनावी रणनीतिकार रहे ही हैं और जाहिर है इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो अपनी पूरी ताकत उन्होंने यहाँ लगा दी थी और ख़ासतौर से चूंकि खुद वो चुनाव मैदान में थे और शायद उनको इस बात का अंदेशा था कि आम चुनाव में लोग उनसे नहीं जुड़े, उसकी क्या वजह थी और अभी क्यों जुड़ जाएंगे, शायद इसको इन्होंने भांप लिया था। और यही प्रशांत किशोर की खासियत है। इससे पहले भी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आम चुनाव में जो खासतौर से बीजेपी का जो वोट बैंक है या आरजेडी का वोट बैंक है, वो कोई नया प्रयोग करना नहीं चाह रहा था। नाराजगी उस समय भी थी, लेकिन उस समय उनका लक्ष्य था सरकार बनाना। नाराजगी इतनी अधिक नहीं थी कि वो सरकार बनाने का खतरा ले लें। अब जैसे इसको हम जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें, सवर्ण नाराज थे, लेकिन वो उनको ये लग रहा था कि यदि हम प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो कहीं आरजेडी तो सत्ता में नहीं आ जाएगी। दूसरी तरफ यही स्थिति सवर्णों अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की थी। उनको लग रहा था प्रशांत किशोर अच्छे हैं, लेकिन यदि वो उनके साथ जाते हैं तो कहीं ये प्रयोग ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी सत्ता में आ जाए, इसका उसको फायदा मिल जाए। तो जाहिर है वो आम चुनाव में भी ये परिस्थितियां थी और प्रशांत किशोर को मालूम था कि लोग उनसे प्रभावित थे, उनकी बातों को सही मान रहे थे, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे। वजह ये थी, उपचुनाव में ये सारी बंदिशें खत्म हो गई। उपचुनाव में जो वोट बैंक था बीजेपी का और आरजेडी का, उनको लगा कि यही सही समय है जब हम बीजेपी को अपनी नाराजगी जाहिर करके दिखा दें। और इसके अलावा कई परिस्थितियां जो हमने कहा कि उम्मीदवार जो बीजेपी ने दिए वो ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो प्रशांत किशोर के सामने एक मजबूत उम्मीदवार दिखे। यदि कई जो दूसरे दावेदारों की चर्चा पटना में होती रही है, जैसे ऋतुराज सिंह जो कि एक काफी पढ़े लिखे और सक्षम उम्मीदवार माने जाते हैं, यदि वो होते, अजय आलोक होते या और कोई ऐसा व्यक्ति होता तो शायद ये प्रशांत किशोर के लिए इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब उम्मीदवार काफी कमजोर आया तो प्रशांत किशोर ने यही साबित करने की कोशिश की उन नाराज मतदाताओं को कि देखो आपकी कोई सुनता नहीं है और बीजेपी जो चाहती है वो करती है। तो ये नैरेटिव यहाँ से और मजबूत हुआ और यही कारण है कि आपको इस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं।